हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि। आज आपको पता ही है कि मैंने आईपीसी स्टार्ट कर दिया है। तो जैसा कि मैंने जो पिछला चैप्टर था मेरा, उसमें मैंने अपराध के बारे में और मनसिया के बारे में बताया था। उसके आगे मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अब सेक्शन वाइज शुरू करूँगी। तो आज मैं सेक्शन 1 से लेके 5 तक आईपीसी का आपको पढ़ाऊँगी और उसके आपको बताऊँगी कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और मतलब बेयर एक्ट से आपको एक एक बात बताऊंगी कि क्या कैसे बेयर एक्ट में बताया गया है, किस पे हमारा ये आईपीसी 1 से 5 का जो सेक्शन है कहाँ लागू होता है, कहाँ नहीं लागू होता है। इन सब बातों को बताते हुए, आपके सारे डाउट क्लियर करते हुए मैं आगे चलूँगी। और मैं जो है बीएनएस 2023 का जो बिल बना हुआ है जो अभी तो कानून तो नहीं बना, लेकिन जो हमारा बिल बना है उसको भी मैं बताऊँगी कि जो आईपीसी का सेक्शन 1 से 5 तक है वो बीएनएस में कहाँ चला गया है और उसको बीएनएस में किस सेक्शन में या कहाँ डिफाइन किया गया है। तो ये सब मैं बताऊंगी आज आपको। ये सब भी कंपैरिजन करके मैं आपको अच्छे से डाउट क्लियर करते हुए आगे ले चलूँगी। तो आज तो चलिए मैं आज स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आईपीसी 1860 हमारा है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है जनरली। आपको सेक्शन पढ़ाने से पहले बता दूँ कि इसका ड्राफ्ट किसने बनाया था। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो लॉर्ड मैकाले जो थे, उन्होंने आईपीसी का ड्राफ्ट बनाया था। अब चलिए हम समय खराब न करते हुए सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन जो हमारा फर्स्ट है, आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को जब भी मैं आईपीसी की क्लास सेक्शन से मैंने जैसे शुरू किया है पढ़ाऊँ, तो आप अपनी अपनी बेयर एक्ट उठा लिया करिए। मैं भी पहले एक बार सारे सेक्शन का बेयर एक्ट में क्या लिखा है उसको बताऊंगी, फिर उसको अच्छे से डिफाइन करूंगी। चलिए फिर हम देखते हैं सेक्शन 1 बेयर एक्ट में क्या कहा गया है। तो सेक्शन 1 बेयर एक्ट में कहा गया है, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और संपूर्ण भारत पर लागू होगा। जैसा कि बेयर एक्ट हमारा यही बताता है कि सेक्शन 1 जो है उसमें कहा गया है कि संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार कहाँ तक है, कहाँ तक ये कानून लागू होगा। तो ये कहा गया कि इसका नाम भारतीय दंड संहिता होगा 1860 और यह संपूर्ण भारत में लागू होगा। पहले ये जम्मू और कश्मीर पर नहीं लागू होता था। पहले जम्मू और कश्मीर पर आरपीसी लागू होता, जिसको रणवीर पेनल कोड बोलते थे, जिसको 31 अक्टूबर 2019 से जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया तो ये संपूर्ण भारत पे लागू हो गया हमारा। तो अब हमारा क्या हो गया कि ये अधिनियम संपूर्ण भारत पे लागू होगा। कब से, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब से यह अधिनियम संपूर्ण भारत पे लागू हुआ। तो 31 अक्टूबर 2019 को जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, तभी से यह पूरे संपूर्ण भारत पे लागू हुआ। अब चलिए, और सेक्शन 2 हमारा क्या कहता है। सेक्शन 2 हमारा कहता है बेयर एक्ट में कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, यानी भारत के भीतर हम जो भी अपराध करते हैं उसका दंड कैसे कैसे लागू होगा, ये बातें हमको इसमें बताई गई है। फिर आगे कहा गया है कि हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दोषी होगा। मतलब क्या कहा गया है कि हर व्यक्ति, इसमें देखिए जो पॉइंट आपको पकड़ने की जरूरत है, यहाँ कहा गया है हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दोषी होगा। मतलब हर व्यक्ति की बात करता है। हर व्यक्ति में कोई भी आएगा, चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे वो विदेशी नागरिक हो। अगर वो भारत के भीतर कोई अपराध कर रहा है तो वह अपराध कर रहा है तो वह भारत के भीतर दोषी होगा, भारतीय दंड संहिता के अधीन। यही सेक्शन 2 हमारा कहता है। और एक चीज और सेक्शन 2 कहता है कि हर कार्य या लोभ। अब कार्य और लोभ क्या होता है, आप ये भी समझिए। तो कार्य होता है जैसे कोई ऐसा कार्य जो विधि ने हमें ना करने के लिए कहा हो, यानी विधि के द्वारा वो अपराध घोषित किया गया हो। जैसे मान लीजिए आप किसी महिला की पिटाई करते हैं, तो क्या हो गया, वो कार्य हो गया हमारा, यानी आप रंगफुल कार्य कर रहे हैं। और अब ये लोभ क्या होता है,
लोप वो होता है कि जो काम हमें करना चाहिए और हम उस काम को ना करें, तो वहाँ पे लोप होता है। जैसे मान लीजिए कारागार में कोई मुजरिम है, उसे खाना देना, वहाँ के जो पुलिस निरीक्षक वगैरह हैं जो भी हैं उनको खाना दिलवाना उस अपराधी को, उनका ये कार्य है। लेकिन वो क्या करते हैं, उसको खाना नहीं देते हैं, उसको भूखे ही रखते हैं। वहाँ पे क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, लोप कहेंगे, कि जो कार्य उसे करना जरूरी है वह कार्य वो नहीं कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, लोप कहेंगे। तो हमारा सेक्शन 2 जो है वो यही बताता है कि किसी भी पर्सन पे हमारा ये भारतीय दंड संहिता लागू होगा, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, और वो क्या करे, कोई रॉन्गफुल कार्य करे या किसी ऐसे कार्य को, ऐसे चीज़ को ना करे जो उसे करना जरूरी है। तो चलिए, ये था हमारा सेक्शन 2। अब हम चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 क्या कहता है बेरक में, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का जो दंड है उसके बारे में बताता है। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा माना जाएगा माना वह कार्य भारत के भीतर ही किया गया हो। मतलब यहाँ पे देखिए, पहले मैं एक जनरल मीनिंग समझा दूँ कि ये क्या कहना चाहता है, फिर आपको बताऊंगी कि यहाँ की पॉइंट क्या है। तो ये कह रहे हैं कि भारत से परे, भारत से परे पहले समझिए कि भारत के भीतर तो आपके समझ में आ गया कि भारत क्षेत्र, हमारा जो भारत देश है उसके अंदर, और लेकिन ये भारत से परे, भारत से परे क्या होता है, तो भारत से परे वो होता है, मान लीजिए एक देश, ये मेरा क्या है, भारत है, और एक हमारा है इंग्लैंड। तो इन दोनों सीमाओं के बीच में जो ये गैपिंग है, यानी ये एरिया ना तो जो इनका है ना इनका, ना जो भारत का भी नहीं है जो इंग्लैंड का भी नहीं है, तो जो इन दोनों के बीच के एरिया है उसे क्या कहेंगे, भारत से परे, यानी उस एरिया के लिए ये भारत से परे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो भारत से परे जो कोई भी अपराध करेगा, तो यहाँ कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति, तो यहाँ का कीवर्ड है जो कोई व्यक्ति। जो कोई व्यक्ति का मतलब हुआ कोई इंडियन सिटीजन हो जो, या फिर इंडिया जिससे कोई, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी सिटीजन भी है तो इंडिया गवर्नमेंट के अंडर वो काम कर रहा है, मतलब वो कार्य इंडिया गवर्नमेंट ही करवा रही है उससे, तो वहाँ पे ये विधि वहाँ पे भी उस व्यक्ति के लिए भी लागू होगी। तो वो व्यक्ति भले मतलब अपने देश से बाहर है, भारत से बाहर है, अदर देश की बात तो यहाँ नहीं की गई, लेकिन ऐसे एरिया में की गई है जो भारत से परे हो, तो वहाँ पे अगर वो कोई कार्य करता है, सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड एक और है, कार्य सिर्फ की शब्द की सिर्फ बात की गई। आप बैर उठा के देखिए, सिर्फ कार्य, यहाँ लोभ शब्द का कोई जिक्र नहीं है, जबकि सेक्शन 2 में कार्य या लोभ दोनों दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कार्य की बात की गई है, यानी रॉन्गफुल वर्क कोई हो जो विधि द्वारा निषिद्ध हो, तो वो जो किया जाएगा उसमें भी आईपीसी अपना नियम कानून लगाएगी वहाँ पर भी। अब चलिए हम चलते हैं इस तरह सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 हम देखते हैं बेरक में क्या बोल रहा है। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के नागरिक द्वारा भारत में रजिस्ट्रेट किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, भारत में स्थित कंप्यूटर संस्थान को लक्ष्य करके भारत से बाहर एवं परे किसी स्थान में अपराध कारित करने वाला किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा। अब चलिए सेक्शन 4 का सब क्लास 1 हम लेते हैं। क्या कह रहा है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के नागरिक द्वारा, मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक, मान लीजिए वो भारत में नहीं है, वो किसी विदेश में है, या मतलब विदेश में या किसी
किसी भी जगह हो, अन्य देश में, जैसे मान लीजिए भारत में ही है, मान हम कह रहे हैं इंग्लैंड में हो, तो वहाँ पे उसने कोई अपराध कर दिया, लेकिन वो अपराध भारत में हमारा उस अपराध के लिए दंड है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो भारत के बाहर हूँ, तो मैंने जो गलत काम किया है वो इंग्लैंड में हमारा अपराध नहीं है तो मैं अपराधी नहीं हुआ। ऐसा नहीं। आप अगर भारत के व्यक्ति हैं तो भारत में जो भी अपराध के लिए नियम कानून आईपीसी में बताए गए हैं वो आप पे लागू होंगे, आप चाहे कहीं भी रहिए, उससे मतलब नहीं है। यही बात कही गई है। और हाँ, इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कोई अपराध इंग्लैंड में किया, तो क्या उसे भारत में अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा या उसे कोई भी दंड का प्रावधान नहीं किया जाएगा? तो अब आप बताओगे, अगर आपको अच्छे से क्लियर होगा तभी तो आप बताओगे। तो सेक्शन 4 सब क्लास 1 यही कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप कहीं भी रहो, अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आपको उसके लिए भारत में सजा मिलेगी। अब दूसरी बात, भारत में रजिस्ट्रेट किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। कह रहा है भारत में रजिस्ट्रेट, मान लीजिए कोई पोत है, वो कहीं का भी पोत हो या विमान हो, लेकिन उसे भारत सरकार ने रजिस्टर्ड किया हुआ, रजिस्ट्रेट है भारत सरकार, तो उस रजिस्ट्रेट पोत या विमान पे चाहे कोई विदेशी नागरिक ही हो या भारतीय नागरिक हो, अगर कोई अपराध करता है तो भी आईपीसी के ही नियम उस पर लागू होंगे और वो दंडनीय बनाया जाएगा वहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कोई विमान है, उसमें इंग्लैंड के 2 व्यक्ति हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर लिए, एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं, तो वहाँ भारत की आईपीसी तुरंत लागू हो जाएगी, क्योंकि वो विमान कहाँ है, भारत में रजिस्ट्रेट है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जामों में, ऐसे एग्जाम्पल दे करके आपसे पूछ लिया जाएगा क्या ऐसे अपराध भारत में दंडनीय हैं, तो दंडनीय होंगे आईपीसी के तहत। अब चलिए, अब हमारा देखते हैं सेक्शन 4 का सब क्लास 3 क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में स्थित कंप्यूटर संस्थान को लक्ष्य करके भारत से बाहर एवं परे किसी स्थान में अपराध कारित करने वाला किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा। मतलब भारत में स्थित कोई कंप्यूटर, जो हमारा भारत में स्थित कोई कंप्यूटर संस्थान है, उसको लक्ष्य करके कोई भारत के बाहर भी क्यों न बैठा हो और वहाँ से कोई अपराध कारित कर रहा हो कंप्यूटर के द्वारा, तो वहाँ पर भी अपराध मान लिया जाएगा तुरंत। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो इंडिया में था ही नहीं, मैं तो बाहर था, इन सब बातों से वहाँ पे कोई नहीं। और हाँ, जो हमारा कंप्यूटर संस्थान है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 2000, उसके नियम कानून वहाँ पे लागू होंगे। तो यहाँ पे हमें ये बात भी समझना है कि जो हमारा भारत में स्थित कंप्यूटर संस्थान है, अगर उसको लक्ष्य बना करके हम भारत से बाहर रहें या भारत से परे भी रहें, कहीं भी रहें, परे का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, किसी स्थान में अपराध अगर कारित करेंगे तो आईपीसी के दंड के तहत ही वहाँ पे अपराध लागू होगा। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ। सेक्शन 5 हमारा क्या कहता है, कुछ विधियों पर अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाना। हमारे बैरट में देखिए क्या कह रहा है कि कुछ विधियों पर अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। अब चलिए अंदर देखते हैं कि किस किस अधिनियम पर प्रभाव नहीं डालेगी हमारी आईपीसी। इस अधिनियम में की गई कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले अधिनियम के उपबंधों द्वारा किसी विशेष विधि, स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। चलिए, सेक्शन 5 के कहने का मतलब ये हुआ कि आईपीसी कुछ चीज़ों पे लागू नहीं होता है। वो क्या क्या हैं, किन बातों पे आईपीसी लागू नहीं होती है, अब आपको बताते हैं। तो भारत सरकार के सेवा के अफसरों, भारत सरकार को जो सेवा के
अफसर हैं उन पे लागू नहीं होता, सैनिक जो हैं तीनों, सैनिक में एयरफोर्स, चाहे एयरफोर्स के हों, चाहे नेवी के हों, चाहे जनरल वाले सैनिक हों, अगर वो कोई विद्रोह और अभित्यजन करते हैं, अभित्यजन मतलब कि त्याग कर देते हैं सेना का, तो वहाँ पे उनके जो हमारे मतलब कानून बने हुए हैं, जैसे वायु सैनिक का जो अधिनियम वहाँ पे बनाया गया होगा, नौ सैनिकों का जो बनाया गया होगा, वहाँ पे उनके नियम कानून लगेंगे, हमारा आईपीसी वहाँ नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, सिर्फ दो बातों पे, विद्रोह और अभित्यजन पे सिर्फ, ये नहीं कि हर जगह लागू नहीं होगा। मान लीजिए उन्होंने मर्डर कर दिया तो क्या मर्डर में भी नहीं लागू होगा? ऐसा नहीं, मर्डर में लागू होगा। तो ये दो चीज़ें आपको अच्छे से समझना है कि ये विद्रोह और अभित्यजन पर सिर्फ लागू नहीं होगा। और हाँ, और हमारा कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा? जो हमारी कोई विशेष विधि होगी, स्पेशल विधि जो कोई बनाई गई होगी, जहाँ पे उसी के नियम कानून चलते होंगे, वहाँ पे भी हमारी आईपीसी नहीं लागू होगी। और हमारी जो स्थानीय विधि यानी लोकल विधि जो होती है, जैसे कोई लोकल एक्ट होते हैं, वो जो रूल और नियम का पालन करेंगे वो वहीं पे वही लगेंगे, आईपीसी हमारी वहाँ नहीं लगेगी। तो ये था, जैसे कि आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छूट दी गई है कोई भी क्राइम वाइम करने से। इस तरह से सेक्शन 5 हमारा कहता है कि सेवा के अफसर, भारत सरकार की सेवा के अफसर, सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक को भी छूट दिया गया है, और विशेष विधि और स्थानीय विधि को भी छूट दिया गया है। तो ये तो अभी मैंने बताया कि हमारा आईपीसी 1860 जो है वो 1 से लेके 5 तक में क्या डिफाइन करता है और क्या क्या ज़रूरी बातें उसकी थी, जो आपको बेयर एक्ट में कभी कभी नहीं समझ में आता बच्चों को कि हमें क्या बताया है बेयर एक्ट में, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं, जो हमारा नया बिल BNS 2023 आया हुआ है लोकसभा में, जो कि प्रस्तुत किया गया था लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ा है, तो आएगा भी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराते हुए भी चलें। तो जो हमारा BNS है उसमें जैसे हमारी आईपीसी थी तो उसमें हमारा पूरा था 23 चैप्टर और 511 सेक्शन। तो जो हमारा BNS है उसमें हमारा क्या हो गया, टोटल 19 चैप्टर कर दिए गए और 356 सेक्शन कर दिए गए हमारे BNS में। और एक चीज़ और वहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आईपीसी का, वो हमारा इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना की बात करता है। हमने अभी जो पढ़ा वो चैप्टर फर्स्ट ही था, सेक्शन 1 to 5 चैप्टर फर्स्ट को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे BNS में क्या है, चैप्टर फर्स्ट को इंट्रोडक्शन यहाँ नहीं, यहाँ प्रीलिमिनरी बोलेंगे यानी प्रारंभिक, और वहाँ आईपीसी में क्या था, उसको प्रस्तावना बोले थे, इंट्रोडक्शन। बाकी चीज़ें सब सेम हैं, बस जहाँ हम आईपीसी में सेक्शन 1 से लेके 5 तक में जो बातें हम जानते हैं, वहाँ हमारे BNS में सेक्शन 1 में ही सारी बातें हमें ये सेक्शन 1 से 5 वाली बता दी गई हैं और उसको सबटाइटल के द्वारा जोड़ दिया गया है। जैसे सेक्शन A1, A2, A3, A4, A5, A6, तो जो चीज़ें हम यहाँ सेक्शन 1 से लेकर 5 तक, सॉरी 1 से लेकर 5 तक में पढ़ते हैं, वही हमारे BNS में सेक्शन 1 के सब क्लास 1 से लेकर 6 में हम चीज़ें वही हैं, बस सेक्शन हमारा एक ही सेक्शन में सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया। अब आप समझिए, मैंने आपको इसीलिए पहले ही कहा था कि हमारी बेस क्या रहेगी, पुरानी आईपीसी ही रहेगी, हमें बिल्कुल डरना नहीं है। इसीलिए मैंने आज आपको कंपैरिजन करके बताया। देखिए, आपने जो हमने आईपीसी में भी आपको सेक्शन 1 से 5 तक पढ़ाया, वो सारी बातें हमारे BNS में भी हैं, बस सेक्शन चेंज कर दिया इन्होंने। हम जो 1 से लेके 5 तक पढ़ते थे, वहाँ पे हमने सेक्शन 1 के सब टाइटल में ये सब बातें पढ़ी, और दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना। बस यही सब चीज़ों का है। अभी आगे भी मैं और जो सेक्शन पढ़ाऊँगी उसमें BNS भी आपको बताती चलूँगी और आईपीसी भी, तो बताऊँगी कि इसने क्या मतलब यहाँ से क्या हटाया। देखिए क्या किया इसने, सेक्शन कम ही तो किया है, बाकी चीज़ें तो वही डाल दी हैं। तो ऐसे में आगे आपको भी बताऊँगी कि क्या किया गया है क्या नहीं किया गया है।
थोड़ा थोड़ा ही अभी बताऊंगी, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे बीएनएस और आईपीसी के चक्कर में। अब बच्चों की मांग ऐसी थी इसलिए उन्होंने बोला कि थोड़ा थोड़ा हमको बताइए, तो हम बता रहे हैं, नहीं तो हम तो पुरानी आईपीसी ही पहले पढ़ाते। लेकिन ये लगा कि आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि नया बिल आ जाए, मान लो हमारा एपीओ का अभी नहीं आया है जहाँ तक वो नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन जब आए उससे पहले ही हो सकता है हमारा बीएनएस लागू भी हो जाए, कानून बन जाए हमारा। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलूँगी जिससे आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। हाँ, और चलिए आज के वीडियो में यहाँ तक ही था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर सेक्शन 6 से लेके आगे जो भी पढ़ाना होगा मैं लेके आऊँगी।